चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ईएम वेव की बात की थी, है ना। तो ईएम वेव में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, तो बाद में सोचा अरे ये क्या छूट गया। ईएम वेव में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ईएम वेव ट्रेवल थ्रू, ईएम वेव जो होती है वो वैक्यूम में भी चल सकती है, मतलब इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईएम वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। ईएम वेव जो होती है वैक्यूम में भी चल सकती हैं। ईएम वेव डोंट रिक्वायर मीडियम, ईएम वेव के लिए मीडियम की जरूरत, ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप मीडियम होगा तो ही चलेंगे। ईएम वेव डोंट रिक्वायर मीडियम। कि भाई यहाँ एयर है, यहाँ कोई मटेरियल है, तभी ईएम वेव मूव कर सकती हैं। इनके मूवमेंट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी चल सकती हैं आराम से। सारी ईएम वेव्स बहुत तरीके की होती हैं, सारी ईएम वेव्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेंगे। फिर उसके बाद एक बेसिक फार्मूला इसकी स्पीड का, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा होती है उसकी वेवलेंथ। मेनली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कभी वेवलेंथ, कभी फ्रीक्वेंसी और कभी वेव नंबर निकलवाते हैं। वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1/लैम्डा। वेव नंबर का मतलब होता है एक यूनिट लेंथ में, 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, तो इतनी बात अपनी हो गई। अब ये जो ईएम वेव्स हैं, इन ईएम वेव्स की अगर हम लोग बात करें कि ईएम वेव्स में कौन कौन सी वेव्स हो सकती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रेंज है, इसकी अगर बात की जाए, इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। कि ईएम वेव्स को अगर आप ऐसा करो कि इंक्रीजिंग, जितनी भी ईएम वेव्स हैं उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, या उनको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो ईएम वेव का ये अरेंजमेंट, ईएम वेव का ये जो अरेंजमेंट आप करोगे सारी ईएम वेव्स को, अगर आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में रख दो या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रख दो, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ये जो अरेंजमेंट होगा दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में जो रेज होंगी उनके क्या क्या नाम होंगे, क्या क्या सेक्शन होगा उसका, है ना, क्या क्या बोलेंगे उसमें, वो हम लोग देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें क्या क्या सेक्शन। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में कौन कौन से सेक्शन होंगे। सबसे पहले अगर हम बोले तो सबसे पहले आएंगी कॉस्मिक रेज। सबसे पहले हम बोलेंगे कॉस्मिक रेज।
उसके बाद है गामा रेस, आफ्टर दैट है एक्स रेस। सबसे पहले है कॉस्मिक, आफ्टर दैट गामा, फिर एक्स, इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रीजन यूवी रेस। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस। यूवी रेस के बाद आ जाएगा विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाएगा, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम ऐसा है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं वेव। लाइट में पढ़ा होगा आपने, कहीं पढ़ा है ये टर्म, वेव जीरो, जिसमें से रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। यहाँ पे जो ऑर्डर दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। लैम्डा यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया जा रहा है। यानी कि कॉस्मिक रेस से बड़ा वेवलेंथ गामा का होगा, गामा से बड़ा एक्स का, एक्स से बड़ा यूवी का, यूवी से बड़ा विजिबल स्पेक्ट्रम का वेव जियो। वाई छूट गया ना, वाई भी लिख लीजिए, वाई छूट गया था। विबग्योर भी बोलते हैं, विबज्योर भी बोलते हैं। इसके बाद विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, और म्यू जो होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? इसमें आपको सबका वेवलेंथ तो नहीं याद रखना है, लेकिन विजिबल का याद रखिए। विजिबल का कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाता है। विजिबल की जो रेंज है, विजिबल का याद रखिए, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 750 या 700 कह सकते हैं नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। विजिबल की याद रखनी है, बाकी सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है। 400 से नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ, जिसमें रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, वायलेट की सबसे कम। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ये याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। CGX UV IMR कैसे याद करेंगे? CGX UV IMR, यही तो है। CGX UV IMR, C फॉर कॉस्मिक,
G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, UV अल्ट्रावायलेट, और एक V छूट गया ना विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट ले लो और V फॉर विजिबल ले लो, I फॉर इंफ्रारेड, 2 बार V नहीं लिख रहे, M फॉर माइक्रो और R फॉर रेडियो। ठीक है, जिसमें विजिबल का कितना है वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक रेंज। ठीक है, इसमें कभी कभी जैसे वेवलेंथ निकलवा देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये आपका किधर आएगा, विजिबल में आएगा, विजिबल से बड़ा है, विजिबल से छोटा है, तो वेवलेंथ आएगी, रेंज आपको पता ही है कि 400 से 750 को विजिबल में रखना है, इससे छोटा है तो इधर वाले चांसेस हो सकते हैं, और इससे बड़ा है तो ये वाले इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सब हो सकते हैं, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडियो की, सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, कॉस्मिक रेज की। ठीक, क्लियर है इतनी बात। अभी स्पेक्ट्रम हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, EM वेव्स में कितने तरीके के रेडिएशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर हो सकता है, बस इतना ही हमने पढ़ा। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉन की, या हम लोग बात करें एटम की, ठीक, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें एनर्जी, हेडिंग डालिए एनर्जी ऑफ फोटॉन, या हेडिंग डाल लो थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। नोट मत करना, पहले समझ लो बात क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई एटम है, किसी एटम का सैंपल है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक, इसको एनर्जी दे रहे हैं, कोई गैस है, इसमें इसके एटम्स हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, या इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके हाई वोल्टेज दे करके इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, स्पार्किंग कर रहा है, ये भी कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो गैस के एटम्स हैं इनको मिलती है एनर्जी, और बेसिकली एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिलती है एनर्जी। जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक शेल से दूसरे शेल पे चले जाते हैं। मान लो शेल नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन है, शिफ्ट हो गया शेल नंबर 2 पे, 3 पे, हायर में चला। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा एनर्जी को तो कहाँ जाएगा, लोअर शेल से ऊपर वाले शेल क्या होते हैं जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ्स। अब अगर मान लो वो एमिट करता है एनर्जी को, अगर वो ऊपर से नीचे वाले शेल में आएगा तो एनर्जी निकालेगा, अगर नीचे वाले शेल से मान लो 1 से 2 पे जाना है, 1 से 3 पे जाना है, 1 से 5 पे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी गेन करेगा, उसको कहीं से एनर्जी चाहिए। और अगर ऊपर वाले शेल से मान लो वो 5वें शेल से नीचे आ रहा है, फर्स्ट शेल पे, 5वें से दूसरे पे आ रहा है, ऊपर से नीचे आना है तो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालता है, जो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए सन से एनर्जी आनी है, ये कोई मेटल का सैंपल हमने रखा है, इस पे सन से एनर्जी, सनलाइट गिर रहा है, ठीक, तो सनलाइट से जो एनर्जी आती है या जो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी ग्रहण करता है, गेन करता है या निकालता है अपने अंदर से,
ये एनर्जी ऐसा नहीं होता है कि 1 किलो जूल या 2 किलो जूल या 1 जूल 3 जूल इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं आती है। इसका एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में ये एनर्जी आती है, जाती है या आती है। ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एक एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। एक एनर्जी पैकेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटम। अगर उसका प्लूरल बोलें तो हम बोल देते हैं क्वांटा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सन से जो एनर्जी आ रही है या जो आपने हीट किया सिस्टम को, एटम ने, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की, वो एनर्जी 1 जूल 3 जूल 3.5 जूल इस तरीके से नहीं होगी, वो एक फिक्स अमाउंट होगा। एक एनर्जी का पैकेट है, मान लो वो इतनी एनर्जी लेके जाता है, तो आप दोबारा में इतनी, अगर 2 टाइम्स लेगा तो इतनी लेगा, 3 टाइम्स लेगा तो इतनी, 4 टाइम्स लेगा तो इतनी लेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एनर्जी ले रहा है और हाफ ले रहा है। इसमें हाफ, 3/4, 1.5 इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एनर्जी के पैकेट, सन से भी जो एनर्जी आएगी उसके पैकेट्स आएंगे और उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। सन के केस में उस एनर्जी पैकेट को हम स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं उस एनर्जी पैकेट को? फोटॉन। और ये जो एनर्जी पैकेट है क्वांटम या फोटॉन, उसकी एनर्जी निकालते हैं हम लोग एक फॉर्मूला से, प्लैंक ने दिया था, E = h²। फॉर्मूला क्या है इसका? एक फोटॉन की एनर्जी अगर हमें निकालनी है एक क्वांटम की, तो E = h²। जो सनलाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें h का मल्टीप्लाई करो। h इज प्लैंक कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, तो उसके एक एनर्जी पैकेट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है, जैसे मान लो तुमको ये स्टेयर्स लगी हुई है, ठीक है, अब 15-20 स्टेयर्स हैं, यहाँ पे किसी को खड़ा किया गया, बोले उतरना है आपको, तो एक बार इस पे उतरोगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओ, स्टेप बाय स्टेप नीचे आओगे। ठीक, आपको किसी टाइम पे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ हो, तो कोई ऐसा थोड़ी है बीच में पैर लटका के बोलेगा हम 3.5 स्टेयर पे, या तो 3 पे होगा, 4 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा। मतलब ये जो चीज दिखाई दे रही कि एक इस पे होगा स्टेप पे, या 2 पे होगा, या 3 पे होगा, या 4 पे होगा, बीच का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं। तो एनर्जी h² आएगी, 2h² आएगी, 2 एनर्जी पैकेट होगा 2h², 3h² आएगी, 4h² आएगी। मतलब इसी एनर्जी पैकेट के फॉर्मेट में एनर्जी आने वाली है, आने वाली या जाने वाली एनर्जी इसी फॉर्मेट में होगी, h² के फॉर्मेट में। h² एनर्जी जो होती है वो होती है एक क्वांटा की, या लाइट के केस में इसी क्वांटा को हम लोग नाम देते हैं फोटॉन। लाइट के केस में इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटॉन। प्लैंक की थ्योरी से निकाला गया था, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन प्लैंक ने दिया था, तो इसमें हम लोग जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। तो मोटी मोटी बात समझ में आई कि फोटॉन की बात करो, क्वांटा की बात करो, तो एक क्वांटा या एक फोटॉन की एनर्जी कितनी हो गई? h²। क्लियर है? ठीक है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, अब ये सब हटाते हैं और 2 लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर एनर्जी चाहिए, एटम को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, तो वहां पे क्या है, किराने की शॉप है, वहां से चले गए 2 किलो शक्कर दे दो, है ना, 100 ग्राम शुगर दे दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ ग्राम राम में कुछ नहीं बटेगा, किसमें बटेगा? किस फॉर्मेट में बटेगा? h² के फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं 1 क्वांटम। लाइट के केस में उसको बोलेंगे 1 फोटॉन। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए, लिखना यही है, थोड़ा सा कुछ ढंग की लैंग्वेज में लिख लेते हैं।
अच्छी नहीं लगी थ्योरी? अच्छी थ्योरी नहीं है? हैं? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसमें है ही नहीं, हम अच्छी सी लैंग्वेज लिखवाना चाहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन according to प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सी के है स्पेलिंग में है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ ईएम रेडिएशन या ईएम वेव, ईएम रेडिएशन is emitted or absorbed in the form of small energy packets, डिस्क्रीट लिख लीजिएगा वर्ड, डिस्क्रीट का मतलब होता है शायद फिक्स, discrete small energy packets which are called quantum, 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 and in case of light it is called फोटॉन। लाइट के केस में इसको क्या नाम देते हैं? फोटॉन। लाइट के केस में इसी क्वांटम को क्या बोल देंगे? फोटॉन। नोट हो गया बच्चे? ऑनलाइन नोट हो गया बच्चों? गर्मी ज्यादा है ना। आज कल ही हम लोग सोच रहे थे ना, लास्ट क्लास में बात कर रहे। सही बात, आज इस पे वर्कआउट किया जाएगा। एनर्जी ऑफ वन क्वांटा लिख लीजिए, वन क्वांटम और वन फोटॉन, एक क्वांटम या एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसको ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। H क्या है यहाँ पे? H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, लैम्डा होगा वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। दोनों फार्मूला लगा सकते हैं।
सी तो पता ही है आपको, सी की वैल्यू क्या लेते हैं, एच की वैल्यू भी याद कर लेते हैं, एच की वैल्यू भी याद कर लीजिए 6.626, एच की वैल्यू याद रहे तो अच्छा है, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू याद रखेंगे 6.626, कई जगह पे 6.6 लगा के ही काम चला लेंगे, इंटू सेकेंड, यूनिट इसकी यहीं से निकाल ली ना हमने, एनर्जी जूल में होगी, एच की निकालनी है, न्यू की सेकेंड इनवर्स होती है, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है बात, बोला सनलाइट से 1000 क्वांटा एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कितनी एनर्जी आएगी, एच सी बाई लैम्डा इंटू एन कर देंगे, एन जो नंबर होगा 1000 क्वांटा है तो 1000 हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। क्वेश्चन करें, छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, आता है कभी कभी इंटीजर में छोटा सा सवाल दे देते हैं, यहीं पे लिख लेना, क्वांटा क्या है, प्लूरल ऑफ क्वांटम, है ना, पता चला बोले हमें तो क्वांटम पता था, ये क्वांटा लिख दिया क्वेश्चन में तो क्या हो गया, कई सारे फोटोन होंगे तो क्वांटा बोल देंगे, सिंगुलर की बात करेंगे तो क्वांटम कह सकते हैं, वैसे नाम ज्यादातर क्या यूज होता है, लाइट के सेंस में, ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन का नंबर निकालना है, एमिटेड इन 10 hours, emitted in 10 hours by 600 watt, by 600 watt लैंप, एक लैंप है 600 वाट का, उसको 10 घंटे जलाना है और आपको निकालना है इससे कितने फोटोन निकल सकते हैं, इसकी लैम्डा दे रखी है, लैम्डा दिया हुआ है 5893 एंगस्ट्रॉम, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, 60 वाट, 600 बोला था क्या मैंने, 60 वाट है, आपको क्या निकालना है मैं करके बताती हूँ, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन निकालना है आपको, ठीक है, और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो एक फोटोन की पहले एनर्जी निकाल लें, फिर टोटल एनर्जी निकाल लें, उसके हिसाब से नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा, इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लगाते हैं तो यहाँ पे लगा दें n इंटू एच सी बाई लैम्डा, ये n है नंबर ऑफ फोटोन, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी जितनी बल्ब से मिल रही है, लैंप से मिल रही है, और ये आपकी है क्या, एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन
फोटोन है। एन का नंबर निकाल सकते हैं हम लोग टोटल एनर्जी निकाल करके, तो एन आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एससी बाई लैम्डा कर देंगे। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालें? बल्ब का पावर दे रखा है और कितने टाइम तक लैंप को जलाना है वो दे रखा है। तो हम लोगों ने क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टी। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन निकाल लें यहाँ पे पावर इंटू टी से। पावर वॉट में दिया है तो टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। पावर दे रखा है 60 वॉट, लगा दिया, और टाइम आपका कितने 10 घंटे दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज करना है। तो घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉटेज वाले क्वेश्चन में आपने करा होगा इसको यूज। तो ये आ जाएगी एनर्जी किसमें, जूल में एनर्जी आ गई। अब H की वैल्यू आपको याद रखनी है, C पता होता है, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, एनर्जी अपने पास आ गई तो N निकाल लेंगे। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? पहले सेक्शन में हमने फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? दूसरे सेक्शन में हमने पावर से निकाली एनर्जी, और फिर एनर्जी की वैल्यू रख करके हम नंबर ऑफ फोटोन निकालने की कोशिश करें। नोट कर लिया? अनुज नोट कर लिया बच्चे? कितनी एनर्जी आ रही है? लगभग 60 इंटू कितना था, कितना था, 10 और था, 10 घंटे थे ना। अब N निकालना है और यहाँ H कितना था, 6.6 ले लीजिए। और लैम्डा कितना था, लैम्डा बोलो, 58 मीटर में कन्वर्ट किया था ना। सॉल्व करें, ऊपर ले जाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये -34 है, ये 8 है, ऊपर ले जाओ 10, 5893 है ना। और ये क्या हो जाएगा, -34 और -18 कितना हो जाएगा, +18। अगर 36 होता तो 36 होता तो 18 बचता, 34 है तो कितना बचेगा, 16। यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻16 5893, और ये है 36 इंटू 10⁻3, नहीं 4, 4 जीरो है ना, तो ये होगा 1.1 हो गया है ना। अगर ये हटाओगे डेसिमल तो 10 यहाँ आ जाएगा। अब ये 11 की टेबल से कटेगा क्या, 11 5 जा 55 3 39 38 33। सॉल्व करेंगे, कोई नंबर आ रहा है कितना, 2.012 इंटू 10⁻20।
ये वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है, ये 4 5, ये 16 ऊपर जाएगा तो 21, इसको 3 से कट कर दो तो ये आएगा। एग्जैक्ट आंसर तो ये, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने तो आंसर लिख दिया। यही था? नहीं ये नहीं है, अरे कुछ और है भाई, ऊपर वाले का लिख दिया। 6.41 इंटू 10⁻²4, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था, गड़बड़ हो। हाँ 24, 6. 24 में आएगा अराउंड अराउंड फाइनल आंसर। वो मैंने नीचे वाले या ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो इस तरीके के सवाल आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है एच और सी की वजह से, है। एक और शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताती हूँ, इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। इंटू 10 की पावर 24, हाँ यहाँ पे तो 41 लिखा हुआ, 6.41, और हमने ये अप्रॉक्स में लिया भी तो है ना, 6.6 लिया, इन्होंने पूरा लिया। तो इस पे ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बस यही लगता है SC/λ, इससे ज्यादा कुछ इसमें प्लैंक थ्योरी से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए एक शॉर्ट इसका फॉर्मूला और बता देते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 12400 और यहाँ पे लैम्डा ले लीजिए। ध्यान रखिए इसमें एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, शॉर्ट में EV लिखते हैं। एनर्जी के एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखेंगे आप लोग इस चैप्टर में, EV लिखते हैं। और लैम्डा यहाँ पे होगा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में हो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाती है, सीधे सीधे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दीजिए तो आपकी वैल्यू एनर्जी निकल आएगी। एनर्जी की वैल्यू अगर फोटोन की निकालनी है सीधे सीधे। अब आप बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें और हमको जूल में निकालना हो तो क्या करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको पता है और जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी हुई हो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? जूल। जैसे मान लो क्वेश्चन में लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो आप क्या करो, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो और फिर उसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू डिवीजन। बड़े से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ जाते हैं तो क्या होता है? दिक्कत होती है।
बाकी आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। कई बच्चों को ये वाला इजी लगता है, लैम्डा अक्सर करके एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधे सीधे क्या आ जाता है, जूल में एनर्जी आ जाती है। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी अनुज के चलो अब इलेक्ट्रॉन का, एटम का, मेटल का एक स्पेशल फिनोमिनन हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। दिस प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अभी कुछ ऐसे वो बताएंगे जिससे ये प्रूफ होगा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। आइंस्टीन ने बताया था, है ना, आइंस्टीन, हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने काफी काम किया था। क्या है पहले समझ लो, लिखना लिखाना तो जीवन में चलता ही रहता है। ध्यान से देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। मान लो ये कोई मेटल की सरफेस ले ली हमने, मान लो सोडियम मेटल ले लिया, ठीक, इसके ऊपर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं हम लोग, मान लो लैम्डा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। यहाँ पे एक हमने सिस्टम लगाया है, यहाँ पे एक हमने सिस्टम लगाया है साथ में, जिसको बोलेंगे डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब है कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि मेटल सरफेस पे कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या, इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ हो रहा है क्या, ये डिटेक्ट करेगा ये। तो क्या देखते हैं हम लोग, या क्या देखा आइंस्टीन और इन लोगों ने कि मेटल सरफेस पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन वेवलेंथ की लाइट डालने पे हमने देखा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ पे जो भी हमने वहां पे डिटेक्टर लगाया था उसने डिटेक्ट किया कि मेटल सरफेस पे सनलाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, अब क्योंकि सनलाइट के जो एनर्जी होती है उसको हम फोटोन कहते हैं, उसके जो एनर्जी पैकेट होते हैं फोटोन बोलते हैं, और सनलाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगी, तो इसलिए हम लोगों ने इस इफेक्ट को बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब फोटोन से, सनलाइट की एनर्जी से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन मूव किया तो हमने बोला कि करंट क्रिएट हुई, करंट जनरेट हुई, इसलिए इस इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इफेक्ट तो ये देख लिया इन्होंने, फिर उसके बाद क्या देखा कि मान लो सपोज कि सोडियम ये मेटल है और इस पे लैम्डा मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाल रहे हैं, ठीक, 5000 की लाइट डाली और डिटेक्टर में देखा तो देखा डिटेक्टर से कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा वेवलेंथ बढ़ा दी, 5100 की डाल दी, फिर उसके बाद देखा कि
भाई वेवलेंथ 5100 नहीं, इससे थोड़ी कम डाल दी, 4900 डाल दिया, फिर बोला चलो 4500 एंगस्ट्रॉम की डालते हैं। तो धीरे धीरे क्या देखा कि सारी वेवलेंथ या सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है जिसपे कि अगर आप जिस एनर्जी की लाइट अगर डाली जाए, सनलाइट की अलग अलग एनर्जी होगी, तो अलग अलग रेडिएशन, सारे रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिससे निकलेगा। और अगर आप वेवलेंथ उससे ज्यादा रखोगे तो उससे नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे मान लो इस पे हमने लाइट डाली 5000 की तो नहीं निकला, 4900 किया तो नहीं निकला, फिर 4500 किया तो नहीं निकला, फिर हमने देखा एक वैल्यू हमको मिली 4400 एंगस्ट्रॉम, इस पे हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन निकला, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। फिर इससे और कम की डाली, 4300 की डाली या 4250 एंगस्ट्रॉम की डाली, तो देखा कि अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब ये जो 4400 वाली वैल्यू थी, इससे नीचे जैसे ही वेवलेंथ ले गए वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कोई भी रेडिएशन, कोई भी सनलाइट डालोगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक फिक्स वैल्यू की डालोगे या उससे कम वेवलेंथ की डालोगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो वेवलेंथ है जो किसी भी मेटल के लिए फिक्स है, जैसे मान लो सोडियम के लिए इसकी वैल्यू 440, एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम के लिए इसकी वैल्यू 4400 एंगस्ट्रॉम है, तो 440 एंगस्ट्रॉम से नीचे जैसे ही जाओगे, जो किसी भी वेवलेंथ की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन होगा ही होगा। ठीक, तो वो वैल्यू जिसके नीचे जाने पे या जिस वैल्यू पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मेटल का सरफेस है, सोडियम मेटल ले। ठीक, वेवलेंथ से नहीं समझ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी से समझाते हैं। मान लो इस पे 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने सनलाइट डाली, यहाँ पे आपने डिटेक्टर लगाया है, अभी 500 डालने पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट नहीं, फिर आपने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को कम करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने 501 कर दी, फिर हमने देखा 502 कर दिया, फिर देखा कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो 600 कर लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना, एकदम से नहीं 500 से 600 नहीं कर देंगे जैसे मैंने कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो मान लो 600 तक पे भी नहीं निकली, फिर उसके बाद हमने किया 601 हर्ट्ज, मान लो 601 हर्ट्ज से जैसे ही कम करते हैं हम, 601 हर्ट्ज से जैसे ही बढ़ाते हैं 602 हर्ट्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होने लगा, इलेक्ट्रॉन दिखने लगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल सरफेस से। फिर 603 कर लो, 604 कर लो, इससे अब कोई भी वैल्यू कर लो फ्रीक्वेंसी की, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई ना जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन दिखना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगता है किसी मेटल सरफेस पे, उस मेटल सरफेस के लिए, उस मेटल के लिए वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोली जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल टू मेटल वेरी करेगी, मान लो सोडियम के लिए ये वैल्यू 602 है, तो सारे मेटल्स के लिए यही नहीं होगी, अलग अलग मेटल्स के लिए फिक्स होती है, हमें याद नहीं करनी है, बस इतना जानना है कि अलग अलग मेटल्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी या ये लैम्डा अलग अलग होगा। क्लियर है बात? हाँ, गोल्ड, हाँ हाँ हाँ, निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, उसके लिए वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक,
तो इस फिनोमिनन को बोलेंगे फोटोन डालने से, सनलाइट डालने से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुआ, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो मिनिमम वेवलेंथ, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है तो एनर्जी भी होगी, लाइट में एनर्जी भी होगी ना। तो मान लो अगर हम इसी बात को एनर्जी के टर्म्स में बोलना चाहें, मान लो पहले सनलाइट पड़ रही थी, उसकी एनर्जी 2000 जूल थी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फिर ऐसी डाली जिसमें 2001 जूल हो गया, 2005 हो गया, है ना, 2050 हो गया, 2049 हो गया, 2049। जैसे ही 49 आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होने लगा। एक ही बात को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कह रहे हैं, उसी बात को वेवलेंथ के टर्म्स में कह रहे हैं, उसी बात को अब एनर्जी के टर्म्स में कहना चाह रहे हैं। जैसे ही एनर्जी आप बढ़ाना शुरू किए, एक वैल्यू मिली 2049 जूल, इस जूल की एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो गया। तो अब इससे एनर्जी जितनी भी बढ़ाते जाओगे, मतलब जो फोटोन आप डाल रहे हो अगर उसकी एनर्जी आप बढ़ाते जा रहे हो, हाई एनर्जी का फोटोन डालते जा रहे हो, तो एक बार डिटेक्ट होने लगा तो उससे हाई पे आराम से डिटेक्ट होगा। ये जो मिनिमम है जिससे पहली बार डिटेक्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं उस मेटल सरफेस का, ये जो एनर्जी की वैल्यू है इसको बोलते हैं उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, W0। क्या बोलेंगे उसको? वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए किसी भी मेटल सरफेस के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो हाँ, यहाँ पे नया नाम दे दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम नहीं दिया, यहाँ पे क्या नाम दे दिया? वर्क फंक्शन। ठीक, फ्रीक्वेंसी के लिए बोला था कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की सनलाइट जो डालने पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन स्टार्ट हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगे आपको, फिनोमिनन स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, मान लो 500 हर्ट्ज है वो मिनिमम, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोटी मोटी बात समझ में आई? अब लिख लें, थ्योरी व्योरी लिखें, थ्योरी लिखते हैं। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? यस मैम। फोटोन डाला, सनलाइट निकली, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हुई, आइंस्टीन और हर्ट्ज ने, इन लोगों ने देखा, फिनोमिनन का नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। लिख ले छोटू सा। हर्ट्ज का नाम पहले लिख लो भाई, पॉपुलर है इसके लिए। तो हर्ट्ज परफॉर्म, HERTZ, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना। हर्ट्ज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, पहले पहले इन्होंने ही परफॉर्म किया था। It is a phenomenon of electron ejection from metal surface on, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन
एनर्जी प्रोजेक्शन को? It is a phenomenon of electron ejection from metal surface. For this phenomenon, we have to give energy of sunlight of certain frequency for this phenomenon we have to give energy of sunlight of certain frequency on metal surface. certain वर्ड क्यों लिखा है? फिक्स है वैल्यू हर एलिमेंट के लिए, है ना? नोट कर लिया? In this process we use electron detector to detect electron process is called photoelectric effect. Because it is created due to sunlight and electric current generated is called photoelectric current. करंट जो बनेगी उसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, फिनोमिनन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो. नोट कर लिया? प्रोसेस नोट कर लिया? क्या हुआ? अनुकृति डायग्राम बना लो सुंदर सा. मेटल सरफेस बनाओ, HNU डालो, इलेक्ट्रॉन भगाओ. मेटल सरफेस बना लो कोई भी. सोडियम मेटल सरफेस बना लिया. सनलाइट डाल दी. इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखा दो. बात क्या है?
बहुत छोटी सी है, फिनोमिनन है बहुत छोटा सा, बिल्कुल फिनोमिनन है, बड़ा कहाँ है। सनलाइट डाली, अगर सनलाइट उसके हिसाब से थी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं थी नहीं निकला, बैठा हुआ है, देख रहे हैं एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अच्छा है टॉपिक, इंटरेस्टिंग है। अरे अब तो खुश हो जाओ तुम लोग, थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे इधर उधर से, भागना शुरू हो गए। अभी भी तुम लोग की एनर्जी ऐसी लो हो रखी है, क्यों भैया, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। हम्म। अब हेडिंग डाल लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फिर उसके बाद लिखेंगे वर्क फंक्शन, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, क्वेश्चन तो है ही इसमें। और इस चैप्टर की खास बात है, 12th में फिजिक्स में भी है। नहीं नहीं, फॉर्मूला बताएंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे, लिखना नहीं चाह रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। It is minimum frequency of light. It is minimum frequency of light. Frequency of light, sunlight लिख दो. It is minimum frequency of sunlight by which photoelectron ejection start. फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना शुरू कर दोगे। denoted by nu नॉट। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फोटोन की तो न्यू लिखते हैं ना, थ्रेशोल्ड लिख दिया तो थ्रेशोल्ड को क्या लिखेंगे, न्यू नॉट। इट इज फिक्स फॉर ईच मेटल, अलग अलग मेटल के लिए फिक्स वैल्यू होगी कि इस पे इतना फ्रीक्वेंसी का डालो, इस पे इतने फ्रीक्वेंसी का डालो, तभी इजेक्शन होगा। मिनिमम तो फिक्स है, उससे ज्यादा का डाल दो तो कोई प्रॉब्लम। नोट कर लिया। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन W नॉट से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन लिखते हैं W नॉट। इट इज फिक्स्ड फॉर ईच मेटल, सारे मेटल्स के लिए अलग अलग है, फिक्स है। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। कितनी मिनिमम एनर्जी है
जो रिक्वायर्ड है सनलाइट की, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए। मान लो किसी मेटल के 2500 जूल हो सकता है, किसी के लिए 3000, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत कम भी हो सकता है। थोड़ी सी एनर्जी दी, हल्की सनलाइट दी, निकल गया। वर्क फंक्शन से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होगा एच न्यू नॉट या एस सी बाई लैम्डा। ये एच दोनों सेम है, लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग कर दिया। आप एक ही स्टाइल से लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। न्यू नॉट तो पता ही है आपको, क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, और लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब खुश हो जाइए, बस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करके सवाल करेंगे। सवाल एकदम यूं मक्खन, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, फॉर्मूला इजी है। फिर मक्खन कैसे हुआ? मतलब दिमाग ही नहीं लगाना, एक ही फॉर्मूला है, कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो अभी थ्योरी नहीं बताई, फॉर्मूला नहीं बताया, क्वेश्चन कैसे करा दूंगी? केवल फॉर्मूला लिख दिया करूं, फिर आधी अधूरी नॉलेज से आप क्या ही करोगे? फिर एग्जाम में आपका क्या होगा? ठीक है, एग्जाम में हमारा होगा सत्या। नहीं भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, इसके लिए थोड़ी ना यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पास। वेवलेंथ का फॉर्मूला ही नहीं लिख रहे हैं, कैसे करेंगे? 40 क्या होता है? 40 क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का लिखना है ना डेफिनेशन। डेफिनेशन कल लिखेंगे, मतलब समझ आ गया सवाल का। ठीक, अब देखो एक छोटी चीज समझ लो, नोट मत करना, देख लो ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, कोई एक्स मेटल है, ठीक? इसके लिए वर्क फंक्शन मान लीजिए चाहिए 2000 जूल की एनर्जी चाहिए, डब्ल्यू नॉट। अब आप सनलाइट डालना स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने डाल दिया 4000 जूल की एनर्जी वाला, ठीक? तो 2000 तो मिनिमम था, 2000 वैल्यू जूल तो क्या थी? मिनिमम थी। अब आपने तो ज्यादा डाल दिया 4000, तो एक्स्ट्रा 2000 का क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन भागेंगे। अगर कम एनर्जी उससे, मान लो 2000 की वैल्यू है, आप कितनी देते हो? 2100 देते हो, तो 100 जूल ही एक्स्ट्रा है, तो धीरे धीरे भागेंगे। अब मान लो 2000 की है, आपने 4000 दे दिया, ये बम्पर भागना शुरू। ठीक, तो मतलब आप डब्ल्यू नॉट से जो भी सरप्लस अमाउंट दोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बोलें तो वो क्या हो जाएगा? गिवन एनर्जी, कितनी एनर्जी देते हो, माइनस वर्क फंक्शन, यही होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेडिंग डाल लीजिए, उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन एनर्जी, कितनी एनर्जी डाल रहे हो, माइनस वर्क फंक्शन। गिवन एनर्जी फोटोन की एनर्जी है, तो वो निकालोगे एच न्यू से, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला अभी बताया आपको, एच न्यू नॉट। गिवन एनर्जी का एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, एस सी बाई लैम्डा। अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आ जाएगा एस सी बाई लैम्डा नॉट। 3 फॉर्मूला मिल गए हमको। ये जो आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, ये हो गई थ्रेशोल्ड,
क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड दिया होगा, ये दिया होगा, ये वो वेवलेंथ जिसकी आप लाइट डालोगे, और ये हो गया थ्रेशोल्ड वेव। काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो फोटोन की एनर्जी है ना, एक्चुअली सनलाइट ही तो डाल रहे हो गया। माइनस में, हाँ माइनस में नहीं आएगी, यहां तो नहीं आएगी एटलीस्ट। नोट कर लिया फॉर्मूला? बस अब छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक दो और पॉइंट इसके रह गए, इंटेंसिटी वगैरह से रिलेशन, ग्राफ व्राफ वो बताएंगे। ऑनलाइन बच्चों ने नोट कर लिया? तो आज की क्लास हो चुकी है ऑफ।